नमस्कार दर्शकों, प्राप्त पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री व्यालोक पाठक जी। व्यालोक सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। दर्शकों, आप देख रहे होंगे कि व्यालोक जी एक बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे मतलब ज्ञानवान आदमी हैं। इनके पीछे आप किताबों का ढेर भी देख रहे होंगे। आप थोड़े बहुत किताबों का ढेर मेरे पीछे भी देख रहे होंगे। तो बात यह है कि हमारी बड़ी दिनों से इच्छा थी कि हम लोग किताबों पर भी चर्चा अपनी शुरू करें, अलग अलग अच्छी अच्छी किताबों पर। और ऑफ कोर्स थोड़ा सा कोशिश करें कि उन किताबों के माध्यम से आज के जीवन पे क्या असर पड़ता है। जो भी हो, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का, या जस्ट फॉर द लव ऑफ बुक्स, जो किताबों के प्रति हम सबका प्यार है, उसको हम सामने रखें। तो इस सिलसिले में अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने राग दरबारी पर श्री अनिल सिंह जी के साथ चर्चा की थी। और आज मैं एक आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। व्यालोक जी न सिर्फ जर्नलिस्ट हैं बल्कि एक लेखक भी हैं। इनकी किताब है बोहेमियन, ये छप चुकी है और नॉवेल फॉर्म में है, मैंने पढ़ी। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सर की एक और किताब है, उसके बारे में भी इनसे हम जानेंगे। तो व्यालोक जी, बोहेमियन पर बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी भूमिका देना चाहता हूँ। बोहेमियन कहानी किसकी है? थोड़ा बहुत ऑटोबायोग्राफिकल, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मोड में लगती है मुझे ये। और बिहार के अंचल से एक लड़का जो है पढ़ लिख रहा है, बिहार को भी देख रहा है, जी रहा है। उसके बाद बड़ा होता है, 11वीं 12वीं में जाता है, पिताजी सरकारी नौकरी में है। उस तरीके से करते हुए फिर उनके परिवार में भी क्या चल रहा है, और अचानक से वो पहुंच जाता है दिल्ली में जेएनयू। और एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगी, जब वो दिल्ली पहली बार पहुंचता है रेलवे स्टेशन पे, तो वो देखता है कि उसने जीवन में जितने लोगों से मुलाकात की उससे कहीं ज्यादा लोग तो प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे। तो ये बड़ी प्यारी सी लाइन थी। फिर जब वो जेएनयू पहुंचता है, जेएनयू का जीवन है, जेएनयू में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो एक अलग कहानी है अपने नजरिए से, उसके इनसाइड स्टोरी। और जेएनयू से निकलने के बाद एक लाइन और जो आपने लिखी, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि या तो आदमी अमेरिका जाता है या मुनीर का जाता है। तो इसका भी संदर्भ समझा जाएगा। तो हम, और उसके बाद ऑफ कोर्स जीवन, जेएनयू के बाद का जीवन, लाइफ कैसे ट्रीट करती है। तो इस पर हम व्यालोक जी से और आई लव द नॉवेल, आई रियली लव द नॉवेल। मुझे बहुत मजा आया पढ़ के। ना सिर्फ मजा आया बल्कि गूढ़ बातें भी हैं इसमें। तो इट्स अ वेरी गुड रीड। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन व्यालोक जी, बढ़िया किताब लिखी है आपने। और शुरू मैंने की, करते थोड़ा सा समय लिया, और जब एक बार चढ़ गई तो फिर वन गो में भी खत्म हो गई। तो व्यालोक जी, सबसे पहले जो एक नॉर्मल सवाल पूछा जाता है लेखकों से कि यह किताब आपने क्या सोच के लिखी, कौन से विचार थे आपके मन में इसको लिखते समय? तो थोड़ा सा आप ये बताएं, बाकी हम किताब के अन्य हिस्सों पर चर्चा करेंगे जी। देखिए, ये किताब बहुत बृहद प्लान का एक हिस्सा है और ये किताब कोई 1-2 साल में नहीं लिखी गई है। ये इसका चौथा ड्राफ्ट था। इसका एक ड्राफ्ट गंगा जी को गया, 3 ड्राफ्ट इरेज किए गए, फिर चौथा ड्राफ्ट ये हुआ। और अगर आप सो कॉल्ड पुराने हिंदी साहित्य से प्रभावित हैं तो आपको नहीं मिलेगा। जो आजकल नई हिंदी के नाम पर चल रहा है उसको पाएंगे तो नहीं मिलेगा। मतलब ये कहना बहुत एक तरह से कहें कि अहंकार पूर्ण होगा, लेकिन ये किताब आपको खांचे में नहीं आप सेट कर पाएंगे। और ये लिखी कैसे गई, तो ये योजना है कि जैसे यह व्यक्ति जैसे बढ़ रहा है, इस उपन्यास का नायक जो है, नायक भी अब वो नायक है कि खलनायक है कि प्रतिनायक है वो भी नहीं कहा जा सकता है। तो वो जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत की यात्रा है, भारत देश की। और ये 1990 से आगे आए हुए 3 कालखंडों की है, जो लिबरलाइजेशन के 3 चरण जो पूरे हुए हैं और जो हमने देखा है एलपीजी के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के। तो पहला ये था कि बोहेमियन एक पूरी त्रयी बनेगी, लेकिन वो करीब 800,000 पन्नों की हो जाती, तो इसलिए उसको अब बांट दिया गया है 3 हिस्सों में, ताकि वो, हाँ अब ये लुक ठीक लग रहा है, तो ताकि वो जी।
उतनी मोटी रीड आजकल कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है, और दूसरे की लोग अब देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना कम चाहते हैं, शायद ऐसा हम लोगों को पोर्ट्रे कर दिया गया है। वैसे सच बताइए तो मैं किंडल रीडर नहीं हो पाया स्वयं। मुझे जब तक किताबें नहीं मिलेंगी, उनकी खुशबू नहीं मिलेगी पन्नों की, तब तक मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। मैं कंप्यूटर पर बहुत कम पढ़ पाता हूँ लिखने के अलावा। तो मुझे वो ठोस इसमें चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद मेरी आबादी बहुत बहुत अल्पसंख्यक की है, क्योंकि अधिकांश लोग आजकल किंडल पर या लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर पढ़ते हैं। तो वो एक अलग बहस है, लेकिन मेन जो थीम है वो थीम ये है कि 3 दशकों में जो लिबरलाइजेशन के 3 चरण रहे, उसमें भारत में एज ए पूरे भारत में क्या क्या बदलाव आए, तो इसमें आप कभी मंडल के बाद का क्या क्या हश्र हुआ वो भी पढ़ सकते हैं आगे की कहानियों में। और ये 3 इसमें था, इस पुस्तक में 1995 से लेकर 2005 तक की कहानी अमूमन है, 2003 तक की, 1 दशक। तो थोड़ा सा 90-91 शुरू होने के बाद का है, तो इसीलिए इसमें मंडल प्रदर्शन नहीं मिलेगा, राजीव गांधी की हत्या के बाद का सीन नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी चीजें मिलेंगी। कैसे कैसे लाइसेंस राज से छुटकारा मिला, क्या हुआ, फिर ये 2000 से 2010 की कहानी कहेगा। और चूंकि 2010 के बाद 2014 वाला तो प्री मोदी जो एक एरा है, आप उसको माने या ना माने, और उसके बाद 14,000 से अभी तक की जो कहानी है वो कही जाएगी। तो वो लेखन चल रहा है, अब देखिए कब पूरा होगा, कब क्या होगा, नहीं जी। होगा। तो तब तक बोहेमियन ये जो पहला हिस्सा था, तो इसको आप अकेले पढ़ें या तीनों हिस्से अगर मैं लिख पाया, ईश्वर ने चाहा तो, उसके साथ पढ़ें, आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। आप अकेले जी। भी पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको पब्लिश किया गया। नहीं, अभी तो जो सामने है उसको तत्काल पढ़ लिया जाए, मेरा तो यही है। और सबसे पहले जी मैं देखता हूँ जो मुझे बेसिक चीज दिखी है जिससे मैं बहुत ज्यादा रिलेट भी करता हूँ, वो है एक इसमें कि बच्चा बिहार में पढ़ रहा है, नायक हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है फिर। और ये मैं अपने दोस्तों यारों सबको जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जो बिहार से निकले, और ऑफ कोर्स उसमें लखनऊ तक का आपका बिहार है, वो बात सत्य है कि जिस एरा की बात हो रही है वही था। तो कि पढ़ने के लिए 12th के बाद या कई बार तो 12th से पहले ही हॉस्टल्स में ही, मैं जानता हूँ अपने कुछ दोस्तों को, सीनियर्स को, जो दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में जो नर्सरी क्लास से हॉस्टल में हैं, दरभंगा के रहने वाले हैं कई जगहों के, तो दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में नर्सरी क्लास के हॉस्टल्स चलते थे, क्योंकि बच्चों को बाहर भेज दिया जाता था, क्योंकि वहां पे खतरा था किडनैपिंग का या जिन भी कारणों से। तो पैदा होते ही 3 साल 4 साल के बच्चे को बाहर भेज दिया जाता था, 5 साल के बच्चे को। खैर, तो एक मैं ये दंश देखता हूँ पलायन का, कि बाहर जाना ही पड़ता है पढ़ने के लिए। मैं स्वयं हॉस्टल में पढ़ा, मेरे साथ के मैक्सिमम लोग मेरे बिहार से ही थे, और जो बाहर जाता है फिर वो बाहर ही रह जाता है। तो यहाँ भी हम वो संघर्ष देखते हैं वेलुक भाई, ये हाँ, तो कितना इसमें बड़ा पार्ट है इस कहानी का। उसमें संघर्ष नहीं है ना, वो तो कहानी है, वो और वो तो दर्द हम्म है, दंश है, जो भी है, पीड़ा हम्म है कह लीजिए। वो वही वो जीवन को मतलब वैसा ही जीवन मान लिया जाता है। वो एक जिया हुआ सत्य है जिसको आप देख रहे हैं। और पलायन तो उस दौर में हर एक, मेरे जैसी आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले हर एक युवक का मुस्तकबिल था। मतलब उस समय हम्म तो आप सोच ही नहीं सकते थे, और अभी भी नहीं सोच सकते हैं। अभी भी कोई बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, अच्छा होता है, तो अब वो स्थायी बन गया है। इसलिए स्थायी बना है कि आर्थिक विकास जिस जिस क्रम में हो रहा है, उसी उसी क्रम में आपका समाज का जो स्तर बढ़ रहा है ना, आप समझिए। क्योंकि हम्म जो सो कॉल्ड बड़ा आदमी था वो पहले पलायन कर गया हम्म 30 वर्षों में। अब जो आपका दूसरा वर्ग बचा हुआ है बिहार का, वो भी तो उठ रहा है ना, उसका भी तो स्तरीकरण हो रहा है। तो उसमें जो अभी उठ रहा है वो तुरंत अपने बच्चों को भेज रहा है। भाई इसको समझिए कि जिसके 5,000 सैलरी है महीने की, वो वहां पढ़ा रहा है, जिसकी 50,000 बिहार में हुई वो बाहर भेज दे रहा है। सीधी सी बात है। तो ये
जो वहां के इंस्टीट्यूशंस जो चूंकि ध्वस्त हो चुके हैं, वो बहुत गहरी पीड़ा है। जी। और पलायन जिसका होता है वो समझता है, क्योंकि उसका घर कहीं नहीं होता है। आप जी। देखिए कि मैं अपने घर में अमूमन असामाजिक या गैर सामाजिक तत्व माना जाता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं वैसा हूँ, इसलिए कि वो सामाजिक शिष्टाचार हम लोग नहीं सीख पाते हैं, जो हमेशा से बाहर रहा है। या जैसे उसको, अब जो वहां के मजाक के तरीके हैं वो कई बार बहुत ब्रूटल होते हैं। तो हमारी शायद आखिरी पीढ़ी है जो दोनों को संभाल सके। आजकल के जो बच्चे बढ़ रहे हैं हमारे समाज के, और ये पूरा मतलब एक स्तर है, जो जैसे हैदराबाद में जो पीढ़ी पढ़ रही है, या दिल्ली में जो है, मुंबई में जो है, जो सब बिहारी या यूपी के लोग जो बाहर गए हैं, तो वो अब जब बढ़ रहे हैं, वो अगर कभी गए अपने समाज में तो उतना गहरा मजाक उनको ऑफेंड कर सकता है। तो गांव की भाभी ने अगर कोई तगड़ा मजाक कर दिया तो देवर जी वहीं बिफर पड़ेंगे। और अगर साली जी को जीजा जी ने कर दिया तो हो सकता है उन पर सेक्सुअल हिंसा का या किसी चीज का आरोप भी लग जाए। अगली पीढ़ी ऐसी होने वाली है। क्योंकि देखिए आप, हमारी बहुत मुश्किल है कि हम लोगों ने सर पिता सब मैं छवियां पाई हैं फिल्मों के माध्यम से। तो हमारे गांवों को हमेशा वही अरुणिय मधुमेह देश हमारा, या फिर भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है धूसर अंचल, और उसमें ढोल नगाड़ा, या फिर यश चोपड़ा ने जो पंजाबीकरण किया गांवों का, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। हमारे गांव में भी भाई वही लोग हैं जो हम हैं, छल कपट ईर्ष्या द्वेष मोह माया से भरे हुए। और वहां देवता भी हैं, वहीं दानव भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गांव में सब कुछ वर्क में लगा हुआ है, वहां भी खेत की मेड़ के सवाल पर कुदाल से हत्याएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि वहां कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो छवियां हैं, वो जो प्रॉब्लम है, वही मेरे इस लेखन में आता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो गांव अगर है तो वैसा है, कस्बा अगर है तो वैसा है, शहर अगर है तो वैसा है। जी। और गांव की जब आप ये बात बता रहे थे तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन है, मैं जरा उस पे कुरेदना चाहूंगा कि वो क्या हुआ। और क्योंकि वो जो है ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन के मोड में जाता है कि यदि वो आदमी देखा ना हो तो इमेजिन नहीं कर सकता है, या जब देख लेगा तो समझेगा भाई ये जीवन में क्या देख लिया। कि हम्म। एक पंच पैसी ने आकर बाबू साहब के पिताजी से शिकायत की कि देखहु चच्चा हम तोरा कुछो न कहले रहियो, लेकिन तोहर बेटा हमर मांग टिकले हो, हमर गाड़ो मार लेल को हन आ पैसो न देथो। देखिए आपने तो लिखा है आंचलिक भाषा में, पर ये नॉवेल हिंदी में है प्रॉपर। पर ये चीज मनोहर श्याम जोशी जी भी करते थे कि जो जिस भाषा में जिस लहजे में बोल रहा है उसी में लिखते थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स उनके निकल के आते हैं। उनकी ही लाइन थे कि भाषा पढ़कर नहीं सुनकर सीखी जाती है, तो इसमें वो फ्लेवर आता है उनकी कहानियों का। ये क्या देखिए, इंसिडेंट था साहब। और इसके ये मैं सिर्फ इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स नॉट कि मैं टिटलेट कर रहा हूँ। मैं जो आपने गांव की बात कही है कि गांव में सब कुछ होता था, तो आज जो हम शहरों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये अफेयर और वो अफेयर देखते हैं, ये चीजें गांव में होती रही हैं, अप्रिय मैरिज में भी होती रही हैं। वहां कोई ऐसा टैबू भी नहीं था। तो ये क्या था सर? देखिए ऐसा है कि पहला तो ये कि अगर उपन्यास में कोई घटना है तो ऐसा नहीं कि उसको लेखक ने देखा या महसूस किया ही है। वो मैं जी। पहले ही स्वीकरण दे चुका हूँ कि ये, जी। इसको जीवनी न समझे, और इतना बड़ा आदमी मैं नहीं हुआ हूँ, और न ही ये। हाँ, इसमें जो हिस्से हैं वो फैक्ट्स जस के तस रख दिए गए हैं। उनसे अगर किसी की आत्मा या भावनाएं आहत होती हैं तो उसका भी उपाय उसमें लिखा गया है। लेकिन ये जो घटना थी, ये सचमुच की घटना हुई है। ये सब है कि हमारी दूसरी दिक्कत क्या है कि हम लोग बड़ा चीजों को लेकर बहुत वो, जो मैंने गांव की बात कही ना, कि वो जो एक सैंक्टम सेक्टोरम पर जो बिठा दिया जाता है, एक पवित्रता का भाव जो दे दिया जाता है, ऐसा नहीं है।
गांव में भी मनुष्य हैं, वहां मतलब 2 इंच जमीन के लिए मतलब कत्ल होते हैं, अगर होने हो तो, जैसे शहर में है या जैसे कहीं भी है। और वहां पर दूसरी बात यह है कि सेक्स को टैबू नहीं माना जाता था, कम से कम उस पीढ़ी तक। और वहां ऐसा भी नहीं था कि किसी ने किसी के साथ वो किया तो उसका रील बना लिया या वीडियो बना लिया, उसके पीछे ना अपमान की भावना होती थी, ना किसी को छले जाने की, ना आपराधिक भावना तो होती ही नहीं थी। वो जस्ट मतलब ठीक है कि प्रेम को उससे कंफ्यूज कर लिया जाता था, या फिर प्रेम में व्यक्त कैसे करें खुद को, तो शरीर व्यक्त करना था, उसको जो भी समझे। लेकिन वो हुआ, उसके बाद आदमी अपने अपने काम में लग गया, या फिर आदमी अपनी तरफ से वो चीजें कर रहा है। अब हमारी दिक्कत क्या है कि हम लोगों ने उसको बना दिया है कि भाई गांव में ये सब कर्म नहीं होते थे, गांव के लोग मतलब एकदम देवता सरीखे होते थे, गांव के लोग ऐसे होते थे, गांव के लोग शोले के सलीम चाचा होते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई, गांव के लोग शोले के गब्बर सिंह भी होते हैं, गांव के लोग शोले के ठाकुर भी होते हैं, और बसंती भी होती है, और वहां खलनायिका भी है, वहां वैम्प भी है, वहां ये सब चलता फिरता रहता है। मतलब इसको लेके कोई मुद्दा मसला नहीं बनाया जाता था, कम से कम उस समाज में। लेकिन ये आप कहेंगे कि उस समय नहीं था, होमोसेक्सुअलिटी वाज वेरी कॉमन थिंग, मतलब उसका पता भी नहीं। लेकिन बच्चे आपस में एक दूसरे के, भाई देखिए स्कूल्स में आप जाते थे तो वहां यौनांगों की चर्चा होती थी, या फिर आपको उस पर बातचीत की जाती थी। और ये कहीं भी नहीं, ये अगर आप गांव के स्कूल के कस्बे की बात कर रहे हैं, और ये दार्जिलिंग के स्कूल्स में भी होता होगा, क्योंकि वो मानवीय क्रेविंग है या मानवीय चीजें हैं, मानवीय तलाश है, जो भी कहिए, ये हर एक जगह होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। कुछ जगह पर यह होता है कि उसको बड़ा मुद्दा बना दिया गया, या उसको लेके कोई जीवन भर बीमार पड़ गया या वो हो गया, और उसमें अगर जबरदस्ती है, कोअर्सन है, वो सब एक अलग मसला है। लेकिन अगर सहमति से, आपसी सहमति से, और उसमें भी मतलब ये निश्चित नहीं था कि कौन टॉप होगा कौन बॉटम होगा, सब मतलब कई बार रोल रिवर्सल भी होता था, तो उसको लेकर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, या उसको लेके एकदम लोग जी। फ्लैग मार्च नहीं करने लगते थे कि देखो हम प्राउड हैं, हमारा वीक मनाओ, हमारा सप्ताह मनाओ, वी आर प्राउड। नहीं, वो एक फेज है, खत्म हुआ, उसके बाद अपना वो जिसको जिधर जाना है चला गया या नहीं गया, उसको अब बैठ के आप और मैं इसकी व्याख्या करें कि वो भूल कर रहे थे या उनको अपनी सेक्सुअलिटी की पहचान नहीं थी, तो करते रहे, वो तो हमारा प्रेरोगेटिव है। लेकिन उस समय जो था, व्यक्ति देखिए, लेखक जो देखता है वो लिखता है, और ये जान लीजिए कि हर एक व्यक्ति, आप किसी के बारे में अगर कहें कि ये दुनिया का सबसे डिसइंटरेस्टिंग आदमी है, इसकी लाइफ में कुछ नहीं है, तो भी उसकी भी एक कहानी होगी। जी। और ऐसा होता नहीं है कि विधाता की इस सृष्टि में किसी भी व्यक्ति, 8 अरब लोग हैं, 8 अरब कहानियां हैं आपके पास। जी। और एक कलाकार का, एक फनकार का काम यह है कि उस एक कहानी को कैसा मोड़ दे कि कितने से अधिक व्यक्ति रिलेट कर लें कि अरे ये तो मेरी भी कहानी है, मेरी भी है। प्रेमचंद क्यों इतने वर्षों के बाद बने हुए हैं, और अब कैसे धीरे धीरे फेड कर रहे हैं, क्योंकि अभी की जो पीढ़ी बड़ी हो रही है उसको वो जुमले, वो मुहावरे समझ में ही नहीं आएंगे। जी। अब जी। वो न खेती है, न वो खेती का तरीका है, न महाजनी है, तो जी। नई पीढ़ी कहेगी वो सम वेरी ग्रेट ऑथर, बट यू नो काइंड ऑफ नॉट बुलशिट, रिलेवेंट। नॉट रिलेवेंट। काइंड ऑफ बुलशिट। नई पीढ़ी इस तरह अच्छा। से बहुत संभल के नहीं बोलती है भैया वो, जी। बट राइट नाउ काइंड ऑफ ट्रैश, काइंड ऑफ बुलशिट, ऐसे भी लोग कह सकते हैं। हो सकता है उनमें जिनकी अभी भी अभिरुचि ठीक है। क्लासिक्स को, और क्लासिक्स जैसे हम पढ़ते हैं वैसे लोग पढ़ते हैं। जी। मैं इस पे भी आना चाह रहा था, आपने कहा कि 8 अरब लोग हैं, 8 अरब कहानियां। कई बार एक आदमी के जीवन में बहुत सारी ही 3-4 कहानियां निकल आती हैं। अब जैसे इस पात्र की हम बात करें, ये जब जेएनयू आता है
दिल्ली पहुंचता है, वो अपने आप में एक अलग जीवन है। आप के ही इस कहानी में लिखा है कि जेएनयू का पूरा सिस्टम एक इंसान को कम्युनिस्ट बनाने में लगा हुआ है। प्रोफेसर हाँ, ये लगा वो, हुआ और जो है। बच जाते हैं वो अपनी तालीम और अपनी बुनियाद के बदौलत किसी तरह बच जाते हैं, वरना सिस्टम ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना का इसमें जिक्र है कि जेएनयू में जब पूरा कम्युनिस्ट तंत्र हावी था, या बनाया ही कम्युनिस्ट लोगों ने था, उसमें दुर्गा पूजा शुरू की जाती है। एक जरा उस इंसिडेंट के बारे में बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो पूरा ब्यौरा। देखिए, जी। वो ब्यौरा शेयर करने का फिर से उस पर ये भी तोहमत लग सकती है कि आत्मप्रचार का तरीका है, लेकिन वो करना पड़ेगा क्योंकि हम्म। आपने पूछा है तो वो घटना सच्ची है। जेएनयू के जितने इंसिडेंट्स हैं उसमें वो सारे सच्चे हैं। गंगा ढाबा पे रात में खाना पीना, जी, किसी के वो रूम सब में कुछ। पिग बन के रहना, ये सब सारी चीजें। यस। हाँ, ये सब सारी चीजें। पिग का मतलब परमानेंट इलीगल गेस्ट, दर्शकों हम्म। श्रोताओं। जी। मैं तो एक छोटी बात कहना चाहूंगा। हम लोग भी उधर ही रहते थे, तो मेरा एक दोस्त था, वो हम लोग को कभी हम लोग जाते थे गंगा ढाबा, तो उसने एक बड़ी मस्त कहानी बताई। उसके भैया पढ़ते थे जेएनयू में। तो एक लड़के ने दूसरे लड़के को जेएनयू में कहा कि तुमको साला हम यहाँ पे 10 साल से देख रहे हैं। तो अगले ने कहा कि तुम 10 साल से यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये था कि जो खुद 10-10 12-12 साल वहां पढ़ा रहा है, पढ़ाई के नाम पे कन्हैया टाइप के लोग, वो दूसरे को देख के कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये होता था वहां पे। खैर, यही सब पिग लोग थे। आप बताएं सर, उस घटना के बारे में बताएं, नहीं, जेएनयू की देखिए, थोड़ी सी कहानी बताएं। जेएनयू के सामने, जेएनयू के बारे में आजकल पिछले 5 साल से, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, मैं जो कहता हूँ कि टेक्निक का मैं मुरीद हूँ, कि उसके चलते बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो लेकिन अब क्या है कि आपने एक टेक्नोलॉजी बनाई, उससे पहुंच तो बहुत आपकी विस्तृत हो गई, लेकिन अब लोगों के पास धैर्य नहीं है कि असली बात जाने या समझे। तो जेएनयू की जो छवि है वो मोस्टली इस मिस इन्फॉर्म्ड, इल इन्फॉर्म्ड और इल परसीव्ड है। मतलब भाई, ऐसा नहीं है। अभी जेएनयू की जो छवि है वो मैं अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि जेएनयू में आदमी घुसा, उसके गेट से वो एंट्री लिया, 10 कदम आगे बढ़ते ही अचानक झाड़ियों में से किसी ने उसको पकड़ा और उसको हेरोइन कोकीन का इंजेक्शन देके आगे बढ़ा दिया। फिर वो झूमता जामता जब पहुंचा तो तुरंत फिर से कहीं से खींच लिया गया और उसके लिए फ्री सेक्स की व्यवस्था करवा दी गई। और उसके बाद जब वहां से वो निवृत्त होकर निकला तो फिर देशद्रोह के बयान वयान दिलवाए गए। ऐसा नहीं है भाई। और यही छवि मान के कभी कोई नेताजी बयान दे देते हैं कि भाई इतना कॉन्डोम निकला। यार, आप क्या बात कर रहे हो? आप गिनने गए थे कॉन्डोम? और भाई, वेंडिंग मशीन इसलिए लगी क्योंकि वहां, देखिए, रिसर्च ओरिएंटेड है, तो वहां पर कपल्स भी थे पहले भी। तो जब पहले भी जो कपल्स वगैरह थे तो वहां पर महानदी नाम का एक हॉस्टल ऑलरेडी रहता है, जहां पर कपल रहते हैं, बच्चे भी रहते थे भाई, 5-10 ऐसे। करीब 12 लोगों के लिए या 12 परिवारों को फ्लैट व्लैट दिया जाता था। उस हॉस्टल का नाम था महानदी। 1 रूम सेट रहता था, एक रूम और किचन, और बस ये, उसमें आप रहिए और पढ़ाई कीजिए। तो बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती हैं, तो इसीलिए वो इंसिडेंट है। लेकिन हाँ, बहुतेरी बातें, जैसे वहां हिंदू धर्म के नाम पर ही बवाल हो जाता था। जो इफ्तार होता था उसका मेस बिल हम लोगों के समय सबसे बांटा जाता था। लेकिन जब दुर्गा पूजा के लिए कहा गया तो उस पर आपत्ति जताई गई, कहा गया कि नहीं हो पाएगा। और उसके बाद बहुत बहस हुई, लेकिन फिर 8-10 लोगों ने शुरू किया, उनमें एक मैं भी था। इसीलिए वहां से वो और कहानी शुरू होती है और फिर हम्म उस पर बवाल होता है, बहुत सारे लोग आते हैं उसमें बीच में। फिर कुछ, मतलब जो प्रेस में आता है मामला, कुछ कहीं आता है, इन सब तरह की चीजें होती हैं। उसके बाद मामला खत्म होता है। तो हम्म
आज की डेट में आप उसी जेएनयू में अगर जाएंगे तो वहां पर भव्य दुर्गा पूजा होती है। वो वहां से जो शुरू हुआ 1999 और 2000 में, 2001 में पहली बार पूजा हुई थी। आज 25वां साल हो रहा है। हाँ, रजत जयंती उसकी मनेगी। तो वो जो पूरा मामला था वहां से शुरुआत हुई थी कि मेरे कमरे से बात उसकी आरती वगैरह से शुरू हुई, फिर कई लोग जुड़े, बहुत सारे लोग थे वो, मतलब उसमें पूरा एक समूह था। और भाई फिर उसमें हिंदू मुस्लिम हुआ, फिर उसमें मारपीट की नौबत आई, बहुत संघर्ष हुआ। और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इफ्तार को करवा रहे हैं तो आपको उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए थी। और अगर आपने पहली बार में आपत्ति दे दी होती तो इतना मसला ही नहीं बनता और आपकी भी इज्जत नहीं जाती। सेकुलरिज्म को गलत समझा गया है इस देश में। सेकुलरिज्म को बना दिया गया है कि भाई एंटी हिंदू है, जबकि सेकुलरिज्म का मतलब वो नहीं है। आप सभी धर्मों के विरोधी होने चाहिए, तब आप सेकुलर हैं। जी जी। नहीं, और धर्म आप का स्टेट विरोधी होना क्यों? आपका जब नहीं नहीं धर्म, चूंकि धर्म की इनकी समझ ही नहीं है ना, ये धर्म को हम्म। जानते ही नहीं है। ये हम्म। रिलीजन और मजहब को जानते हैं। यस। इसलिए चूंकि यस। ये सेकुलर स्टेट इसीलिए कहते हैं कि उसमें हर एक स्टेट का एक धर्म होता है भाई। वो पूरी क्रिश्चियन मेथोडोलॉजी है। आप चर्च का पूरा देखें, और चर्च एक अलग देश है भाई, वेटिकन है। हम्म। उसको संयुक्त राष्ट्र मान्यता देता है, अलग उसका प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति होते हैं, जो भी होता है उसका अपना एक सिस्टम है। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? सर, मैं तो ये देखता हूँ कि क्रिश्चियनिटी ने जो यूरोप पर, जब मिडिल ईस्ट से निकल के यूरोप पर आक्रमण किया या चढ़ गया या जो भी उसने किया, 500-700 साल तक पूरा डार्क एजेस रहा। साइंटिस्ट मारे, किसी को सोचने नहीं दिया, अजीबोगरीब किस्म के डोगमा, और इस तरीके से चर्च का पूरा एकाधिकार जमीन पर, और लोग भागे वहां से। अमेरिका कौन गया? अमेरिका यही जो थिंकर्स थे, जो क्रिश्चियनिटी से पूरे परेशान थे, यही भागे। अमेरिका जाके थोड़ा फ्री विल, फ्री थिंकिंग, लिबर्टी वगैरह किया तो थोड़ा बहुत अमेरिका ग्रो कर गया। सोचने का, समझने का फ्रीडम मिली, सांस लेने को मिला, तो ग्रो कर गए। तो ये और ये चीज वो जो है वो सुपर इम्पोज कर दिया जाता है हिंदू धर्म पे। इस्लाम ने जो आक्रमण किया, जो आतंक फैलाया, जो भी गंद मचाई, जहां भी आज भी मचा रहा है, उसको वापस इक्वेट कर दिया जाता है हिंदुइज्म से, जबकि इतिहास में कहीं दोनों का पैरेलल नहीं। बट अगेन, जो आप कह रहे हैं कि इक्वेट करने के नाम पर फिर यही सब चीजें होती हैं कि भैया अच्छा, उसमें क्या है कि फिर इफ्तार होगा लेकिन दुर्गा पूजा नहीं होगी। प्रॉब्लम केजी ये है। बालकृष्णन इफ्तार पार्टी में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए, लेकिन श्री चंद्रचूड़ जी जो अपने घर पे गणेश पूजा नहीं कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी की। तो ये सब है, इस देश का विरोधाभास चल रहा है। मैं थोड़ा सा चर्चा को समापन की तरफ लाऊंगा। इसमें जी यह भी है कि जेएनयू है, उसके बाद का एक जीवन है कि यूपीएससी की आदमी तैयारी भी करता है। वो भी एक, जी क्योंकि देश में और कुछ तो था नहीं, इकोनॉमिक्स के नाम पे सरकारी नौकरी थी, नहीं तो ठेका पट्टा था, यही सब चल रहा था। व्यापार को बेसिकली जो बहुत ज्यादा पुश नहीं किया गया, प्राइवेट स्पेस को। लेकिन जो जेएनयू का कम्युनिस्ट है, जैसा आपने बताया कि लिखा भी है कि या तो वो अमेरिका जाता है या मुनीर जाता है। मुनीर जाता है यूपीएससी की तैयारी करने, या फिर राजेंद्र नगर चला जाता है, कहीं और चला जाता है। और इसमें एक बड़ी बड़ी अच्छी आपकी लाइन लगी, जैसे लेखक की कहीं निकल के आ जाते कि पुरानी बातें तो खुजली की तरह होती हैं न जी, खुजलाने के समय तो स्वर्गीय का आनंद आता ही है, बाद में चाहे जितना भी कष्ट हो। तो कई लोगों को मैं देखता हूँ, तैयारी करते हैं, जीवन बर्बाद करते हैं, 4 साल 5 साल बर्बाद करते हैं, फिर अपने जीवन में असफल होके लौट जाते हैं। और वो असफलता बहुत खलती है, फिर वो पूरा पूरा जीवन जो है, फिर आदमी बस उसके रोमांटिज्म में जीत जाता है कि 2 नंबर से रह गया था, 3 नंबर से रह गया था, 4 नंबर से मेंस तक पहुंचे थे, इंटरव्यू दे दिए थे, वापस आ गए थे। ये भी एक इनके टिपिकल एक लाइफ का मैं पैरेलल देखता हूँ। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, तो वो सिर्फ घर पे अपने बता देते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। शायद तैयारी करना ही बहुत बड़ा काम मान लिया जाता है। काम नहीं कर रहे, नहीं, वो तैयारी कर रहे पूरा का हैं। पूरा वो बिहारी जो बिहार लखनऊ तक है वो बिहारी हम्म। परिदृश्य था हम लोगों के समय। अब हाँ तो हाँ, चीजें बदल बिल्कुल। गई हैं। हम्म। अब तो बहुतेरे ऑप्शंस आ गए हैं। अब तो बच्चे 10वीं हम्म। 12वीं के बाद खुद इतना जान हम्म। जाते हैं कि वो आपकी जान। हाँ, अब प्रॉब्लम वही है कि आपके पास ऑप्शंस ही इतने लिमिटेड हैं। अभी भी बच्चे सबसे हम्म। पहले डॉक्टरी इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, फिर जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई 10वीं से एकदम अलग कोई किसी ने राह पकड़ी, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। हाँ, उसके हम्म। फिर कॉमर्स साइंस या जो भी पढ़ते हैं उसके बाद आप करते हैं।
तो इस तरह की तमाम चीजें हैं उसमें। और वो बिहार से फिर से पलायन का दंश, और फिर उसमें जो लेखक की यात्रा है उसका पूरा उसमें आया है कि भाई जेएनयू पहुंच के जो अमेरिका और मुनीरका वाली बात है, अधिकतर लोग या तो मल्टीनेशनल्स चले जाते थे, कुछ एकेडमिक्स में चले गए, और जो 70-80 लोग तो यूपीएससी में चले ही जाते थे, और जो बचे गए कुछ पत्रकारिता में चले गए, क्योंकि भाई आपकी रिसर्च की स्किल और लिखने की स्किल तो आ ही जाती थी, डिबेट स्किल, बोलने की स्किल, वो तो जेएनयू में। डिबेटिंग की स्किल वो सब आपको आ ही जाती थी, तो आप एक अच्छे पत्रकार हो ही जाते थे ऑब्वियसली, कम से कम जो सो कॉल्ड उस समय के लोग थे। और उसके बाद भी जो बच गए वो घर से पैसा कैसे मंगाएंगे, और आदत तो पड़ी हुई है दिल्ली की, अब गांव जाके करेंगे क्या, गांव में रहेंगे किस मुंह से। तो इसलिए वो वापस क्या करते थे कि वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट के और आते थे मुनीर का, और कहते थे कि यूपीएससी का। और तब तो मनोज तिवारी वगैरह ने गाना कहाँ से बनाया भाई, देखिए जो लोक में रहता है ना वही थोड़ा सा कि अखिले एमए से में करके लेके एडमिशन एडमिशन कंपटीशन कंपटीशन देता। दे, ये मतलब इसको पलायन के सबसे मजबूत गीतों में शुमार किया जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि मनोज तिवारी वैसे मतलब चूंकि उनकी कोई गंभीर इमेज नहीं है, इसलिए ये चला गया, क्योंकि बाकी वो रिमोट से लहंगा कौन उठाते हैं, रवि किशन और ये लोग भी तो किए ही हैं कांड, तो इसलिए। नहीं तो ये बहुत शानदार गीत है भाई, कि कोई काम नहीं है आपके पास, आप एडमिशन के नाम पर, और बाप वहां खेती करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे थे, लेकिन थे ऐसे बहुत कम लोग थे। परसेंटेज ये था बिहारियों का कि वो भाई मेहनत करके अपना अपने आप को सेटल कर लिए, फिर माँ बाप को ले आए, फिर वो कभी नहीं लौटे, जो आपने इस बातचीत की शुरुआत में कहा था कि जो बाहर गया वो लौट के नहीं आया। तो मुझे लगता है कि अब आपके दर्शकों के लिए ज्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं, मैं चर्चा इसमें को बस एक थोड़ा। आखिरी लाइन इसी किताब से जोड़ना चाहूंगा कि इस किताब में एक बड़ी प्यारी सी लाइन है कि लेकिन हमेशा की तरह उसने सोचा अधिक, किया कुछ भी नहीं। तो ये काम हमारे दर्शकों को नहीं करना है। बोहेमियन जरूर पढ़ें। एक अलग फ्लेवर की कहानी है और आप रिलेट भी करेंगे, क्योंकि जीवन के आपने जो भी, मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, आपने जैसा भी जीवन जिया है, किसी न किसी हिस्से का एक पार्ट आपको बोहेमियन किताब में जरूर मिलेगा। और वैलोक जी को मैं मतलब रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाकी जो हिस्से बचे हुए हैं वो भी जल्दी लिखें, आए, फिर से पढ़ें, फिर एंजॉय करें। और वैलोक जी, एक वादा आपसे भी और लेना है कि फिर किसी और किताब पर हम जरूर आपके साथ चर्चा करेंगे। और दर्शकों से रिक्वेस्ट कि यह चर्चा कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट में बताएं। कौन सी किताबें आपकी पसंदीदा हैं वो आप जरूर बताएं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, कौन से संस्मरण उसके आपको अच्छे लगते हैं। और यह हमारा प्रयास रहेगा कि हम किताबों की दुनिया में भी आप सबके साथ सैर करें। तो वैलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज अपने समय दिया, अपनी किताब पर धन्यवाद चर्चा की संदीप भाई, जी। धन्यवाद और संदीप भाई। और मुझे वैसे मार्केटिंग आती नहीं, लेकिन ये है दर्शकों से कि भाई किताब को अगर आप खरीदेंगे तो अच्छा लगेगा, आप खरीदिए, पढ़िए। और अगर उसमें एक ही लाइन है कि जेएनयू के बारे में अगर सबसे ऑथेंटिक आपको चीज समझनी है तो वो आपको वहां मिलेगी। बाकी आप जो भी सुन रहे हैं अभी तक वो सब एक तरफा है कि ये गलत है, ये सही है, वो दोनों है, सब कुछ मौजूद है। वरना जेएनयू अभी तक बर्बाद हो गया होता अगर वहां राष्ट्रवादी नहीं होते तो। नहीं, तो वहाँ इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी भी है, सबको ही है। अब एक नाम वहां अक्सर सबसे आते समय ज्यादा देखा। वहां सबसे ज्यादा पेटेंट भी मिलते हैं। और आपके अभी जो आंखों के तारे हैं एस जयशंकर, वो भी वहीं के हैं। और निर्मला जी बहुतेरे भी लोग वहीं हैं, की। उनमें निर्मला ताई भी है, इसलिए मैंने उनका जी नाम जानबूझ के नहीं लिया। वो सबसे जी अभी इस देश के वित्त मंत्री को जितनी गालियां मिलती हैं वो किसी को नहीं नसीब होती हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर ले सर, किसी ना किसी वर्ग का तो ये शिकार रहेगा ही, क्रोध मैं का। बहुत असहमत हूँ। निर्मला ताई ने जो कार्य कर दिया ना भारत के लिए,
ये अभी जी। केस स्टडी होगी और लोगों को समझना चाहिए कि अद्भुत वो फाइनेंशियल तो इतिहास मैनेजमेंट का किया है। इतिहास बाकी का देखा तो जाएगा। इतिहास तो हम्म। बाद में लिखा नहीं, जाता हम है ना, अभी प्रेजेंट में तो। भी बात करेंगे, हम प्रारब्ध पर उस पर चर्चा करेंगे। खैर, जय तो चलिए, आपने जो जय श्री बताया राम। कि जेएनयू की भी कहानी है, जी, लड़कपन की कहानी है, जवान होने की भी कहानी है, और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी जिया है, आपको अपनी जवानी याद करनी है, कॉलेज के दोस्तों की बातें, वो भी सारी कहानियां हैं यहाँ पर। संघर्ष देखा होगा, वो भी है। बाकी लड़कपन की, गांव देहात मोहल्ले की अपनी कहानियां हैं, पिताजी हैं, चाचा हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्गों की भी कहानियां। बड़ा अच्छा एक मिश्रण है जीवन का। तो दर्शकों से रिक्वेस्ट कि आज की चर्चा का हम यही समापन करते हैं। अपनी राय हमें जरूर बताएं और अपनी किताबें, मनपसंद किताबें भी हमें बताएं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वैलोक जी, नमस्कार, प्रणाम। जय जय श्री राम।